तारीख 20 नवंबर, जगह वाराणसी। कुछ बहुत ही अप्रत्याशित हुआ। वाराणसी पुलिस को एक फोन आया और उन्हें किसी अजीब बात की जानकारी दी गई। बिना समय बर्बाद किए वे तुरंत उस जगह पहुंचे। वह एक बहुत बड़ा बंगला था और पुलिस अधिकारी बहुत सावधानी से घर में दाखिल हुए। वह घर उस इलाके के एक बहुत अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन का था। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, पुलिस हैरान और डर गई। पहले बेडरूम में एक अधेड़ उम्र की महिला फर्श पर पड़ी थी। उसे सीने और सिर में गोली मारी गई थी। अगले कमरे में उसकी बेटी भी मृत पाई गई। उसे भी सीने और सिर में एक एक गोली मारी गई थी। दूसरे कमरे में 2 जवान लड़के भी मृत पड़े थे। एक 23 साल का था और दूसरा सिर्फ 15 साल का। दोनों को सिर में 2-2 और सीने में एक एक गोली मारी गई थी। सभी मौतें एक ही तरीके से की गई लग रही थीं, जैसे यह एक सोची समझी हत्या हो। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, ये किसने किया? कोई इतने बेरहमी से पूरे परिवार को क्यों मारेगा? ये कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। और इस असल जिंदगी की कहानी का हर पन्ना अपराध, खून और बदले की एक ऐसी कड़ी से भरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह 1997, 1999 और 2024 में हुए सामूहिक हत्याओं की कहानी है, जो सभी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा मामला जो हर किसी को चौंका देता है, जो भी इसके बारे में सुनता है। यह वाराणसी के गुप्ता परिवार के नरसंहार की कहानी है। जिस घर में यह भयानक घटना हुई, वह राजेंद्र गुप्ता नाम के एक बिजनेसमैन का था। बेडरूम में मृत पाई गई महिला नीतू गुप्ता उनकी पत्नी थी। बाकी 3 शव एक बेटी और 2 बेटों के थे। जैसे ही पुलिस ने घर के हर हिस्से की जांच की, उन्हें लगा कि शायद एक और शव अभी भी अंदर है। वे खुद राजेंद्र गुप्ता को ढूंढ रहे थे, लेकिन बड़े घर और उसके बड़े बगीचे में खोजने के बाद भी वे उसे कहीं नहीं ढूंढ पाए। उस समय क्राइम सीन को ध्यान से देखने के बाद पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पर यकीन होने लगा। शायद यह सब राजेंद्र गुप्ता ने ही किया था। उन्होंने पड़ोसियों से बात करना शुरू किया। तभी उन्हें पता चला कि गुप्ता परिवार के अलग अलग जगहों पर कई बड़े घर हैं। कुछ पड़ोसियों ने दबे स्वर में अपने विचार बताए। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुप्ता अच्छा आदमी नहीं था। वह शराब की दुकान में था, वह शराब के धंधे में था और उसकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी थी। इतना पैसा होने के बावजूद राजेंद्र गुप्ता अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। किसी को सच में नहीं पता होता कि किसी के घर के अंदर क्या होता है, लेकिन आसपास के लोग चीजें देख और सुन सकते थे। ये साफ था कि राजेंद्र अक्सर चिल्लाता था, न सिर्फ अपनी पत्नी पर बल्कि अपने बच्चों पर भी। उसे सबको कंट्रोल करना पसंद था। वह इसी तरह का इंसान था, ठीक वैसा ही जैसा आप सोचते हैं जब कोई कहता है कंट्रोल करने वाला आदमी। लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह था कि राजेंद्र गुप्ता अब कहां था। अगर उसने सच में अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला था तो वह कहां गया? पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन चेक करना शुरू किया। फोन बंद नहीं था, वह अभी भी काम कर रहा था। जब उन्होंने उसे ट्रैक किया तो उन्हें पता चला कि फोन लगभग 20 किलोमीटर दूर था, मीरपुर और रामपुर के बीच एक सड़क पर। सिग्नल हिल नहीं रहा था। तब तक शाम हो चुकी थी। पुलिस जल्दी से उस जगह गई। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक 10 मंजिला इमारत देखी जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। अपनी बंदूकें तैयार करके पुलिस सावधानी से अंदर गई। निचली मंजिलों पर बिल्डिंग के काम के लिए सीमेंट, रेत और कोयले के ढेर लगे थे। उस गंदगी के बीच में एक बिस्तर था और ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर लेटा हुआ है, लेकिन शरीर पर कपड़े नहीं थे। जैसे ही पुलिस करीब गई, उन्होंने साफ देखा, वह बिजनेसमैन राजेंद्र गुप्ता का शव था। अब तक पुलिस का मानना था कि राजेंद्र ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मारकर भाग गया था, लेकिन अब उसका शव भी मिलने के बाद उन्हें फिर से सोचना पड़ा, क्या किसी ने उसे भी मार डाला था? घर पर परिवार के चारों सदस्यों को एक ही तरीके से गोली मारी गई थी। एक गोली सिर में और एक सीने में। राजेंद्र गुप्ता के शव पर भी यही निशान थे, एक गोली सिर में और एक सीने में। तो अब ऐसा लग रहा था
कि 20 नवंबर को मिले सभी 5 लोग, राजेंद्र, उसकी पत्नी, बेटी और 2 बेटे, सभी का मर्डर कर दिया गया था। परिवार के बारे में और जानने के लिए पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता की मां से बात करने का फैसला किया। वह उनके साथ नहीं रहती थी, वह दूसरे घर में रहती थी। जब पुलिस उससे मिलने गई तो उन्हें लगने लगा कि इन सब के पीछे कुछ बड़ा और ज्यादा गंभीर चल रहा है। शुरुआत में राजेंद्र की मां ने कुछ नहीं कहा, वह बस रोने लगी। लेकिन जिस तरह से उसने बात की, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसने जैसा बर्ताव किया, उससे पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अधिकारियों ने धीरे से उससे पूछा, क्या आपको कुछ पता है? क्या राजेंद्र के कोई दुश्मन थे? तभी राजेंद्र की मां ने ऊपर देखा और कहा, मुझे पता है कि कातिल कौन है, लेकिन उसने आगे जो कहा उसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 28 साल पीछे, साल 1997 में। 1997 में एक आदमी था जिसका नाम लक्ष्मी नारायण था। वह राजेंद्र गुप्ता का पिता था। लक्ष्मी नारायण भी शराब का धंधा करता था, ठीक अपने बेटे की तरह। असल में उसका शराब का धंधा पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। इसके साथ ही उनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी थी। आप कह सकते हैं कि यह एक पारिवारिक व्यवसाय था। लक्ष्मी नारायण के 2 बेटे थे, एक राजेंद्र गुप्ता और दूसरा कृष्ण गुप्ता। राजेंद्र हमेशा बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी सी समस्या भी उसे बहुत गुस्सा दिला देती थी। वह अक्सर मजदूरों पर चिल्लाता था और बिजनेस में लोगों से झगड़ा करता था। उसके पिता लक्ष्मी नारायण ने उसे शांत करने की कई बार कोशिश की। वह धैर्य से बातें समझाते थे, राजेंद्र को आत्मनियंत्रण सीखने और प्रतिक्रिया करने से पहले सोचने के लिए कहते थे। लेकिन राजेंद्र ने कभी नहीं सुना। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता उसे डांट रहे हैं या उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि सच तो यह था कि उसके पिता बस उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसने कभी नहीं सुना उसे आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद करने के लिए। इसके विपरीत उसका छोटा भाई कृष्ण बिल्कुल अलग था। कृष्ण शांत, विनम्र और नरम स्वभाव का था। वह समस्याओं को शांति से सुलझाने में विश्वास रखता था। वह लोगों के साथ सम्मान से पेश आता था और हमेशा सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता था, चाहे वे मजदूर हों, ग्राहक हों या परिवार के लोग हों। इसी वजह से कृष्ण की देखरेख में काम अक्सर आसानी से होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लक्ष्मी नारायण के पिता लक्ष्मी नारायण को लगने लगा कि राजेंद्र शायद पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। उसका गुस्सा और बुरा व्यवहार बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा था। धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण ने कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण काम देना शुरू कर दिया। उन्हें कृष्ण पर भरोसा था कि वह बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और उसे स्थिर रखेगा। राजेंद्र ने यह बदलाव देखा और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे अनदेखा और अपमानित महसूस हुआ। इससे घर में समस्याएं शुरू हो गईं। वह ज्यादा बार झगड़ा करने लगा, न सिर्फ अपने पिता से बल्कि कृष्ण से भी। परिवार का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ने लगा। उसके अंदर के तनाव और गुस्से की वजह से उसकी पत्नी के साथ भी उसका रिश्ता कमजोर होने लगा। इस सारे तनाव और झगड़े के बीच एक दिन लक्ष्मी नारायण को कुछ अचानक खबर मिली। उनके बड़े बेटे राजेंद्र और उसकी पत्नी के घर बच्चा होने वाला था। इसका मतलब था कि राजेंद्र की पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय के लिए लक्ष्मी नारायण सारी समस्याएं भूल गए। दादा बनने के विचार से उन्हें बहुत खुशी हुई। वह परिवार में एक नई जिंदगी के आने का इंतजार कर रहा था। इससे उसे उम्मीद मिली, लेकिन वह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही महीनों बाद दिल तोड़ने वाली खबर आई। राजेंद्र की पत्नी, उसकी बड़ी बहू की अचानक मौत हो गई थी और जिस तरह से उसकी मौत हुई वह अजीब थी। यह स्वाभाविक नहीं था। पुलिस आई और जांच शुरू हुई, लेकिन बहुत कम समय बाद केस बंद कर दिया गया। कोई जवाब नहीं दिया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। सब कुछ जल्दी से दबा दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लक्ष्मी नारायण ये सब करीब से देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें सच पता था। उन्हें यकीन था कि उनकी बहू की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था। वह उनका अपना बेटा राजेंद्र गुप्ता था। उनके पास कोई सबूत नहीं था,
लेकिन उनके दिल में कोई शक नहीं बचा था। वही पल था जब लक्ष्मी नारायण ने एक मजबूत आखिरी फैसला लिया। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं यह बिजनेस राजेंद्र को दे दूंगा तो वह मेरे बनाए हुए सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उस दिन से उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस के जरूरी हिस्से कृष्णा को सौंपना शुरू कर दिया। उन्होंने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप कदम दर कदम उन्होंने कृष्णा को ज्यादा ताकत और कंट्रोल देना शुरू कर दिया। इस समय तक लक्ष्मी नारायण बूढ़े हो गए थे। उनका शरीर कमजोर हो रहा था। उनके दिल में लग रहा था कि उनका समय करीब आ रहा है। लेकिन राजेंद्र गुप्ता ने आगे जो किया उसकी लक्ष्मी नारायण ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक ऐसा चौंकाने वाला और भयानक कदम उठाया कि परिवार टूट गया। तारीख वही थी, 5 नवंबर 1997, मंगलवार। उसी दिन राजेंद्र सीधे अपने भाई कृष्णा के घर गया। तब तक कृष्णा के 2 बच्चे थे और वह शांत जिंदगी जी रहा था। जब कृष्णा ने अपने बड़े भाई को अचानक आते देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि राजेंद्र बिना किसी वजह के शायद ही कभी आता था। उसे लगा कि शायद यह परिवार या बिजनेस के किसी मामले के बारे में है। लेकिन राजेंद्र एक बहुत ही खतरनाक प्लान के साथ आया था। वह उन्हें मारने आया था। बिना कुछ कहे राजेंद्र ने बंदूक निकाली और 2 गोलियां चलाईं। पहली गोली कृष्णा के सिर में लगी, दूसरी गोली उसकी पत्नी के सिर में लगी। फिर उसने गोली चलाई। उसने फिर से गोली चलाई। इस बार एक गोली कृष्णा की छाती में लगी। आखिरी गोली उसकी पत्नी की छाती में लगी। दोनों जमीन पर गिर गए और वहीं मर गए। जब पुलिस घर पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। यह एक आसान मामला लग रहा था। जांच जल्दी शुरू हुई, मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण के दबाव के कारण। उन्हें एक कड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अपने ही बेटे राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कानून को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। मामला कोर्ट में गया, लेकिन जल्दी फैसला संभव नहीं था। राजेंद्र अगले 2 साल तक जेल में रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा और गहरा होता गया। फिर 1999 आया। सभी को हैरानी हुई जब राजेंद्र को जमानत मिल गई और वह रिहा हो गया। इसके तुरंत बाद उसने नीतू सिंह से शादी कर ली। कई लोगों का मानना था कि राजेंद्र और नीतू का रिश्ता उसकी पहली पत्नी की मौत से पहले से ही था। Some even said that नीतू ही उसकी मौत की वजह थी। लेकिन कोई सबूत सामने नहीं आया। राजेंद्र और नीतू की शादी हो गई। उसके बाद राजेंद्र को लगा कि सब कुछ उसके हिसाब से होगा। उसने पहले ही अपने भाई और भाभी को रास्ते से हटा दिया था। अब उसे यकीन था कि पूरा फैमिली बिजनेस उसका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके पिता लक्ष्मी नारायण ने कुछ ऐसा किया जिससे उसे झटका लगा। कृष्णा, जो राजेंद्र का छोटा भाई था, उसके 2 बेटे थे, जुगनू और विक्की। लक्ष्मी नारायण हर दिन दोनों लड़कों को अपने साथ ले जाने लगे। वह उन्हें फैमिली बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाना चाहते थे कि क्या काम करना है, चीजों को कैसे संभालना है और फैसले कैसे लेने हैं। हालांकि अंदर ही अंदर लक्ष्मी नारायण को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी जान खतरे में है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने अपने साथ रहने के लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखा। लेकिन सुरक्षा के बावजूद खतरा उनके सोचे से कहीं ज्यादा करीब था। 1910 में एक रात उनका कार एक्सीडेंट हो गया। 1999 में जब लक्ष्मी नारायण अपने बिजनेस ऑफिस से निकल रहे थे तो कुछ चौंकाने वाला हुआ। 2 अनजान आदमी एक गाड़ी से बाहर निकले और उन पर और उनके बॉडीगार्ड पर गोलियां चला दी। उन्होंने कई गोलियां चलाईं। लक्ष्मी नारायण और गार्ड दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर तुरंत भाग गए। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची और पूरी जांच शुरू की। शुरू से ही सभी को एक बात पर पूरा यकीन था, राजेंद्र गुप्ता ही वह था जिसने लक्ष्मी नारायण को मारा था, कि उसने इस जानलेवा काम के लिए किसी को पैसे दिए थे। उसके पास एक मजबूत मकसद था और उसके पास जितना पैसा चाहिए था उतना था। आखिरकार उसके पिता और भाई दोनों अब नहीं रहे थे और सारा फैमिली बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। लेकिन सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आया। राजेंद्र बहुत पावरफुल हो गया था।
उसके पास दौलत थी, असर था, और कोई उसे सवाल करने वाला नहीं बचा था। धीरे धीरे सारे शक दूर हो गए और किसी तरह पुलिस भी पूरी तरह चुप हो गई। उसके बाद राजेंद्र गुप्ता उसी इलाके में आजादी से रहता रहा। उसका बिजनेस और भी बढ़ा और वह और अमीर हो गया। इस दौरान उसके अपने भी 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बाहर से ऐसा लग रहा था कि राजेंद्र गुप्ता की जिंदगी आखिरकार बेहतर हो गई है। ऐसा लग रहा था कि खुशियों के दिन शुरू हो गए हैं। मर्डर के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी राजेंद्र गुप्ता पर आ गई। उसकी मां ने जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें अपने भाई के 3 बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। असल में राजेंद्र के भाई कृष्ण की भी 2 बेटों के साथ 1 बेटी थी। हैरानी की बात है कि राजेंद्र मान गया, उसने बहस नहीं की। धीरे धीरे उसके भाई के 2 बेटे जुगनू और विक्की और बेटी डाली बड़े होने लगे। लेकिन जुगनू के लिए जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं थी। जुगनू, डाली और विक्की के लिए उन्हें वही आदमी पाल रहा था जिसने उनके माता पिता को मारा था। अंदर ही अंदर वे दर्द और गुस्सा लिए हुए थे जो कभी खत्म नहीं हुआ। विक्की और जुगनू धीरे धीरे यह समझने लगे कि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, राजेंद्र गुप्ता के अपने बच्चों से 10 गुना ज्यादा बुरा। घर में उनके साथ लगभग नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था। उन्हें कभी त्योहारों या किसी भी खुशियों वाले फैमिली इवेंट में शामिल नहीं किया जाता था। फिर भी तीनों भाई बहन जुगनू, विक्की और डॉली कभी नहीं भूले कि वे क्या चाहते थे। वे जानते थे कि उन्हें उस जिंदगी से बाहर निकलना है धीरे धीरे और अपने लिए कुछ बेहतर करना है। इसलिए उन्होंने गंभीरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। विक्की को नौकरी मिल गई, जुगनू को भी काम मिल गया। यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पैसे बचाए। समय के साथ उन्होंने अपनी बहन डॉली की शादी एक अच्छे और इज्जतदार परिवार में करवा दी। बाद में दोनों भाइयों को एक दर्दनाक बात का एहसास हुआ। उनके चाचा ने उनसे कभी सच में प्यार नहीं किया। सबसे बड़ा सबूत डाली की शादी के दौरान दिखा। राजेंद्र गुप्ता सिर्फ ये दिखाने के लिए आए कि उन्हें फर्क पड़ता है, सिर्फ मेहमानों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन उन्होंने मदद के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। असल में उन्होंने शादी के दौरान कई दिक्कतें पैदा की। सालों से जमा हुआ सारा दर्द, गुस्सा और दबाव बहुत ज्यादा होने लगा था, खासकर विक्की के लिए। विक्की और जुगनू दोनों दिल्ली में काम करते थे। उनकी अच्छी नौकरी थी और वे अच्छा कमा रहे थे। फिर आया 10 अक्टूबर 2021। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने पुश्तैनी गांव लौट आए। वे राजेंद्र गुप्ता के घर गए और परिवार की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा, लेकिन बात करने के बजाय राजेंद्र ने उन पर चिल्लाया, दूसरों के सामने उनकी बेइज्जती की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जुगनू और विक्की को पहले से ही अपने चाचा राजेंद्र से बहुत नफरत थी, लेकिन इस घटना ने उस नफरत को और भी मजबूत कर दिया। तभी उन्होंने मन बना लिया, वे राजेंद्र गुप्ता को मार डालेंगे। विक्की ने अपनी दादी को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन दादी ने कहा, 27 साल बीत गए हैं, अब पुरानी बातें उठाने का कोई मतलब नहीं है। मैं उससे प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगी। लेकिन तब तक विक्की ने पहले ही तय कर लिया था कि वह क्या करने वाला है। 4 नवंबर को वह अपने भाई जुगनू के साथ घर से निकल गया। रास्ते में उसने जुगनू से कहा, तुम दिल्ली जाओ, मैं कुछ दिनों बाद तुमसे मिलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करना है। जुगनू दिल्ली चला गया और कम से कम ऊपर से तो दूर ही रहा, लेकिन जांच के दौरान ऐसा लगा कि उसे इसके बारे में पता हो सकता है। उसने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करना है। फिर आया 5 नवंबर, एक ऐसा दिन जिसने सबको चौंका दिया। विक्की ने पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला, जिसमें राजेंद्र गुप्ता भी शामिल थे। किसी को नहीं बख्शा गया। पुलिस ने तुरंत जुगनू से पूछताछ की। वह कहता रहा, मुझे कुछ नहीं पता। कोई सबूत न होने के कारण उन्हें उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। विक्की के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। फिर 6 फरवरी को, महीनों की चुप्पी के बाद, विक्की का भाई जुगनू
चुपके से किसी से मिलने गया। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन पुलिस पहले से ही उनका पीछा कर रही थी। दोनों मौके पर ही पकड़े गए। जब कपड़ा हटाया गया तो वह विक्की था। वे संपर्क में रहने के लिए एक नकली जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे। विक्की के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए जुगनू उसकी मदद करने के लिए खुद आया था, लेकिन उनकी योजना फेल हो गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने माना कि उन्होंने अपने चाचा के परिवार को बदला लेने के लिए मारा, क्योंकि उन्होंने उनके माता पिता को मार डाला था और उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया था। उन्होंने ये भी कहा, उसके बच्चे भी हमें परेशान करते थे, इसीलिए हमने किसी को नहीं बख्शा। अब दोनों जेल में हैं। ऑफिसर मोहित अग्रवाल ने कहा कि न्याय जरूर मिलेगा। यह था आज का चौंकाने वाला मामला। हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। 10,000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य हासिल करने में हमारी मदद करें। देखने के लिए धन्यवाद।